सो वंस अगेन हेलो हाय एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। जैसे कि आप सब जान चुके हो कि यहाँ पर जो नई डेट शीट हमें मिल चुकी है और एग्ज़ाम जो 10th बोर्ड का जो एग्ज़ाम है ये बहुत ही नज़दीक है। तो ज़्यादा वक्त तो हमारे पास है नहीं, लेकिन फिर भी हम रिवीजन तो करके ही जाएंगे। सो ये लास्ट क्विक रिवीजन है, तो क्विकली हम सारे चैप्टर्स को रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर से आज स्टार्ट करेंगे हम, दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ये हमारा पहला चैप्टर है, तो रिवीजन हम इससे ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन क्या है, उसके बाद हम आगे का देखेंगे। तो जैसे कि हम सबसे पहले देखेंगे चेंज। अब ये चेंज क्या होता है? कन्वर्शन ऑफ वन सब्सटेंस इनटू अनदर। और मान लीजिए आपके पास कोई एक सब्सटेंस है, जैसे आपके पास वाटर है और ये आइस में बदलता है, तो इसे ही हम कहेंगे चेंज। जहां पर कोई एक सब्सटेंस एक दूसरे सब्सटेंस में अगर बदलता है, दैट इज कॉल्ड चेंज। और ये जो चेंजेस हैं ये दो तरह के होते हैं। एक होता है फिजिकल चेंज एंड दूसरे तरह का होता है केमिकल चेंज। एक है फिजिकल चेंज एंड दूसरा है केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में क्या होता है? चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी। एंड केमिकल चेंज में होता है चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टी। हम यहाँ पर पढ़ेंगे केमिकल चेंज के बारे में, सिर्फ और सिर्फ केमिकल चेंज के बारे में ही हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अब जैसे मान लीजिए ये कोई सब्सटेंस है ए और यहाँ पर कोई और एक दूसरा सब्सटेंस है बी। ए बी के साथ कंबाइन हुआ और हमें मिला सी। यहाँ पर ये जो सब्सटेंस हमें मिला सी, इट्स प्रॉपर्टी हैज completely changed। अगर ए की प्रॉपर्टी कुछ थी एंड बी की प्रॉपर्टी कुछ थी, और ये जो सी है, अगर सी की प्रॉपर्टी ए के प्रॉपर्टी और बी के प्रॉपर्टी के साथ मैच नहीं करेगा, इसका मतलब ये है हमें यहाँ पर जो सी मिला इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल ही चेंज हो गई है, तो इसे ही हम कहेंगे केमिकल चेंज। इसे ही हम कहेंगे केमिकल चेंज, या फिर इसको केमिकल रिएक्शन भी कहा जाता है। हमारे पास कोई सब्सटेंस है ए और ये किसी दूसरे सब्सटेंस बी के साथ कंबाइन होकर एक नया सब्सटेंस बनाता है सी। अगर सी की प्रॉपर्टी जो है ये ए एंड बी से अगर अलग होता है, तो इसे ही हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन। इसको ही हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन। ठीक है, सो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? अब जैसे आपने कार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया, तो हमें यहाँ पर क्या मिला? कार्बन डाइऑक्साइड मिला। कार्बन को हमने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया तो हमें मिला कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर कार्बन की प्रॉपर्टी एंड ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी और यहाँ पर ये जो मिला कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी, ये पूरी तरह से अलग है। तो यहाँ पर कार्बन की प्रॉपर्टी, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी एंड कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी, ये तीनों की प्रॉपर्टी बिल्कुल ही अलग है। ठीक है, सो इसे ही हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पर ये जो दोनों केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट किए हैं, इनको हम कहेंगे रिएक्टेंट। और यहाँ पर जो हमें मिला, जो हमको मिला, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। केमिकल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करता है हम उसे कहते हैं रिएक्टेंट, और हमें जो मिलता है, जो आउटपुट मिलता है, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट।
ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आगे चलिए बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। मान लीजिए कहीं पर कुछ रिएक्शन हो रहा है, लेकिन हमें पता नहीं है कि वो रिएक्शन जो हो रहा है ये फिजिकल है या फिर केमिकल, ये हमें पता नहीं है। तो पता चलेगा कैसे? सो यहाँ पर अगर कहीं पर कुछ केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो वहां पर कुछ ना कुछ गैस रिलीज होगा, या फिर लाइट एमिट करेगा, या फिर कुछ ना कुछ साउंड रिलीज होगा, या फिर आपको वेपर देखने को मिलेगा, या फिर टेम्परेचर में चेंजेस आएंगे, ठीक है, या फिर चेंज इन कलर। जो रिएक्टेंट पार्टिसिपेट किया है उसका जो कलर है उसका कलर भी चेंज हो जाएगा। तो ये हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अगर इनमें से कुछ घटना घट रही है तो हम कहेंगे कि हाँ, वहां पर जरूर कुछ केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये इसे ही हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। उसके बाद हम देखेंगे कैटलिस्ट। अब ये कैटलिस्ट क्या है और हम किसे कहेंगे कैटलिस्ट। कैटलिस्ट a substance that increases the rate of reaction without taking part in the reaction। जो कैटलिस्ट है ये एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो स्पीड है उसको बढ़ा सकता है या फिर थोड़ा बहुत घटा भी सकता है, लेकिन ये खुद उस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। जो कैटलिस्ट होगा ये कोई सब्सटेंस होगा या फिर कोई फिजिकल फैक्टर भी हो सकता है। अगर मैं सब्सटेंस की बात करूं तो निकेल, पैलेडियम, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अगर मैं फिजिकल फैक्टर की बात करूं, लाइट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, टेम्परेचर, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स होंगे कैटलिस्ट के, ठीक है। अभी जैसे अगर मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल अगर लूं, अब जैसे जो हाइड्रोजन गैस है ये क्लोरीन गैस के साथ कंबाइन करके हाइड्रोक्लोरिक गैस बनाता है। तो यहाँ पर ये सनलाइट के प्रेजेंस में ही ये रिएक्शन पॉसिबल है। अगर सनलाइट नहीं होगा तो ये रिएक्शन कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पर ये जो सन है, दिस सन इज नोन एज कैटलिस्ट हियर। ये सन को ही हम यहाँ पर कैटलिस्ट कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाटर के साथ रिएक्शन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल पिगमेंट, तो हमें मिलेगा ग्लूकोज। तो यहाँ पर ये जो सन है एंड क्लोरोफिल है, दीज आर नोन एज कैटलिस्ट, ठीक है। सो कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन का जो स्पीड होता है
उसे बढ़ा सकता है या थोड़ा बहुत उसे कम भी कर सकता है। सो दिस इज कैटलिस्ट। अब नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब जो केमिकल रिएक्शन के टाइप्स हैं ये कुछ इस प्रकार हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और एक है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, उसके बाद है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसके बाद है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसके बाद एक्सोथर्मिक रिएक्शन, नेक्स्ट एंडोथर्मिक रिएक्शन, नेक्स्ट रिडॉक्स रिएक्शन, एंड नेक्स्ट न्यूट्रलाइजेशन। सो ये कुछ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। अब जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, यहाँ पर मेनी रिएक्टेंट्स react with each other and produce only one product। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब कॉम्बाइन से ही कॉम्बिनेशन रिएक्शन बना है। जैसे कार्बन है, ऑक्सीजन के साथ अगर कंबाइन करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। सो दिस इज रिएक्टेंट 1, दिस इज रिएक्टेंट नंबर 2, दोनों मिल गए और हमें एक ही प्रोडक्ट मिला। अब जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अगर कंबाइन करेगा तो हमें मिलेगा वाटर। सो दिस इज रिएक्टेंट 1, रिएक्टेंट 2, और यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट मिला। सो दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड इट्स एग्जांपल्स। अब जैसे मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन के साथ अगर कंबाइन करेगा तो ये बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, रिएक्टेंट 1, रिएक्टेंट नंबर 2, एंड यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट हमें मिला, ठीक है। सो दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो चलिए अब देखेंगे हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में हम देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, ओनली वन रिएक्टेंट produces many products। अब जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर आप हीट करोगे तो ये आपको देगा सोडियम कार्बोनेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप हीट करोगे कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा। आयरन सल्फेट को अगर आप हीट करोगे आयरन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस भी आपको मिलेगा। मैग्नीशियम कार्बोनेट को हीट करोगे मैग्नीशियम ऑक्साइड विथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपको मिलेगा, ठीक है। सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और यहाँ पर जो इंपोर्टेंट डीकम्पोजिशन रिएक्शन होगा वो ये है। और दूसरा लेड नाइट्रेट। अगर लेड नाइट्रेट को आप हीट करोगे तो आपको लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस आपको मिलेगा। तो ये दो रिएक्शन
बस इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन। लेकिन डीकम्पोजिशन रिएक्शन में कुछ टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन, टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो कौन कौन से टाइप हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन के? देखिए, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन, फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन, and third one is thermal decomposition. अब इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन में क्या होता है, जब थ्रू वाटर इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस हमें मिल जाता है। तो ये जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ ये इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हुआ। सो दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। अब फोटोलाइटिक में क्या है, अब जैसे सिल्वर क्लोराइड, इसके ऊपर अगर सनलाइट गिरेगा तो ये सिल्वर एंड क्लोरीन गैस में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, सिल्वर एंड क्लोरीन गैस में ये ब्रेक हो जाएगा। सो दैट इज व्हाई दैट इज कॉल्ड फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन। सिल्वर ब्रोमाइड, अगर इसके ऊपर सनलाइट गिरेगा तो ये सिल्वर एंड ब्रोमीन में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे थर्मल डीकम्पोजिशन। अब जैसे कि मैंने लिखा था पिछले, यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप हीट करोगे, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड देगा। सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करोगे, सोडियम कार्बोनेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड देगा। सो दीज आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल हुआ, इलेक्ट्रोलाइटिक। यहाँ पर सनलाइट का इस्तेमाल हुआ, फोटोलाइटिक। यहाँ पर टेम्परेचर का इस्तेमाल हुआ तो थर्मल। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? The reaction in which a high reactive metal displaces the low reactive metal from its compound at liquid state। अब जैसे कि कॉपर सल्फेट का रिएक्शन अगर आयरन के साथ अगर होता है तो ये जो आयरन है ये कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, बनाएगा आयरन सल्फेट एंड कॉपर। अगर जिंक रिएक्शन करेगा आयरन सल्फेट के साथ तो क्या होगा? तो इसके लिए हमें रिएक्टिविटी सीरीज याद होना चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी सीरीज, ये जो जिंक है ये हाई रिएक्टिव है एंड ये जो कॉपर है ये लो रिएक्टिव है। तो ये जिंक क्या करेगा, आयरन को डिस्प्लेस कर देगा एंड बनाएगा जिंक सल्फेट और आपको मिल जाएगा आयरन। सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पर कोई हाई रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल को हटा देता है एंड उसकी जगह ले लेता है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को अच्छे से समझने के लिए हमें रिएक्टिविटी सीरीज को याद रखना पड़ेगा। रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होता है, हम एलिमेंट्स को सजाते हैं। हम एलिमेंट्स को सजाते हैं, कैसे सजाते हैं हम?
इन डिसेंडिंग ऑर्डर में। मतलब क्या है, हाई रिएक्टिव मेटल रहेगा सबसे पहले और उसके बाद रहेगा लो रिएक्टिव मेटल। सो दिस इज रिएक्टिविटी सीरीज। अगर मैं मेटल्स को अरेंज करूं तो ये होगा कुछ ऐसे। सो यहां पर पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, स्टर्नम, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम। ठीक है, तो ये है रिएक्टिविटी सीरीज। और आप यहाँ पर देख सकते हो साफ साफ, यहाँ जिंक और आयरन के बीच में जिंक पहले है एंड आयरन बाद में, तो जिंक सबसे ज्यादा रिएक्टिव हुआ देन आयरन। तो जिंक सबसे ज्यादा रिएक्टिव हुआ देन आयरन। सो दिस इज रिएक्टिविटी सीरीज और इसको आपको याद रखना होगा। ठीक है, तभी जाके आप एग्जाम में इसे सॉल्व कर सकोगे, रिएक्शन को बना सकोगे। तो चलिए आगे क्या है उससे भी थोड़ा हम देख लेते हैं। सो नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहां पे क्या होगा, रिएक्शन बिटवीन टू आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, अब क्या है इसका मतलब, अभी देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो यहां पर मैं इसको मैं काट देता हूं, कोई और दूसरा रिएक्शन लेता हूं। अभी जैसे मैंने लिया सिल्वर नाइट्रेट को लिया एंड सोडियम क्लोराइड को लिया, तो यहां पर सिल्वर पॉजिटिव, नाइट्रेट नेगेटिव, सोडियम पॉजिटिव एंड क्लोरीन नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव क्या होगा, इस तरफ जाएगा एंड ये सोडियम इस तरफ आएगा। तो यहाँ पर क्या होंगे, ये दो आयन, ये पॉजिटिव आयन सिल्वर कटायन और ये सोडियम कटायन, ये दोनों क्या करेंगे, अपना जो प्लेस है प्लेस बदल देंगे। तो यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट की जगह अब आपको मिल जाएगा सोडियम नाइट्रेट NaNO3 एंड यहाँ पर सोडियम क्लोराइड की जगह आपको मिल जाएगा सिल्वर क्लोराइड। सो ये जो कटायंस है, दो कटायंस, इन्होंने अपना जो प्लेस है अपने प्लेस को चेंज कर दिया। ठीक है, अगर मैं कोई दूसरा एग्जांपल अगर लूं, जैसे कि मैंने लिया कॉपर सल्फेट को हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो कॉपर है पॉजिटिव, सल्फेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव एंड सल्फेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो ये कॉपर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा एंड ये हाइड्रोजन कॉपर को भी डिस्प्लेस कर देगा। तो हमें यहाँ पर मिलेगा कॉपर सल्फाइड एंड उसके साथ सल्फ्यूरिक हाइड्रोजन, या फिर उसे सल्फ्यूरिक एसिड भी आप बोल सकते हो, सल्फ्यूरिक एसिड हमें यहाँ पर मिल जाएगा। तो दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद और एक है प्रेसिपिटेट रिएक्शन। प्रेसिपिटेट रिएक्शन, अब इस रिएक्शन में क्या होता है, एक इंसॉल्युबल रेसिड्यू रिएक्शन के बाद हमें एक इंसॉल्युबल प्रोडक्ट मिलता है प्रेसिपिटेट रिएक्शन में।
हमें एक इंसॉल्युबल सब्सटेंस मिलता है प्रेसिपिटेट रिएक्शन में। अभी जैसे अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दूं, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करेगा तो हमें मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट विथ वाटर। तो ये एक रेसिड्यू होगा जो हमें मिलेगा, इसे हम रेसिड्यू कहते हैं या फिर प्रेसिपिटेट भी हम कहते हैं। इसी रिएक्शन को हम कहेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है। अगर आपने सेम कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर आपको मिला था, अगर आपने फिर से उसमें और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ा तो क्या होगा, यहाँ पर ये बनाएगा कैल्शियम बाई कार्बोनेट, जो कि बिल्कुल ही सॉल्युबल है, ये बिल्कुल सॉल्युबल है। तो ये रिएक्शन यहाँ तक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ये जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट मिलेगा ये बिल्कुल ही सॉल्युबल होगा पानी में। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सो इसमें क्या होता है, जब कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो मिलता है हमको सॉल्ट एंड वाटर। दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब जैसे एसिड HCl, बेस NaOH, तो यहाँ पर H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये H इधर जाएगा एंड ये Na इस तरफ आएगा, तो आप यहाँ पर आपको मिल जाएगा वाटर विथ सॉल्ट NaCl। सो दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे रिडॉक्स रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स, देखो रिडॉक्स का मतलब होता है रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, दिस इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, रिडॉक्स। तो पहले हम समझते हैं रिडक्शन का मतलब क्या है। रिडक्शन का मतलब होता है RIG एंड ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है OIL। क्या मतलब हुआ इसका, रिडक्शन इज गेन। रिडक्शन का मतलब होता है गेन करना। आप क्या गेन करोगे, यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हो या फिर हाइड्रोजन को गेन कर सकते हो, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर लॉस होगा। ठीक है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन इज लॉस। ऑक्सीडेशन में लॉस होगा, क्या लॉस होगा, इलेक्ट्रॉन लॉस होगा या फिर हाइड्रोजन लॉस होगा, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर गेन होगा। ठीक है, दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो चलिए इसको हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। अभी जैसे कॉपर को आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करोगे तो ये बनाएगा कॉपर ऑक्साइड, जो एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस है, दैट इज कॉपर ऑक्साइड। तो यहाँ पर रिएक्टेंट में कॉपर था और मिला क्या आपको, कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर ने यहाँ पर ऑक्सीजन को गेन किया, तो ये रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और एक दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूं।
भाई मान लीजिए आपने कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के प्रेजेंस में हीट किया, तो ये बनाएगा कॉपर विथ वाटर। तो यहाँ पर देखिए ये कॉपर ऑक्साइड था, लेकिन बना क्या, कॉपर बना। तो इसने अभी ऑक्सीजन को छोड़ दिया, तो यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हुआ, लॉस हुआ। कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बना, तो यहाँ पर जो कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बना मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन लॉस हुआ। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये रिडक्शन हो जाएगा, दिस इज रिडक्शन। लेकिन यहाँ पर देखिए ये हाइड्रोजन था, अब इसने क्या बनाया, वाटर बनाया। ये हाइड्रोजन था, अब इसने वाटर बनाया ऑक्सीजन को गेन करके। हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को गेन किया एंड वाटर बनाया, तो यहाँ पर ऑक्सीजन गेन हुआ। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर दिस रिएक्शन इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है। और एक दूसरा एग्जांपल लेके समझते हैं इसको। Fe2O3 एल्यूमिनियम के साथ अगर रिएक्ट करेगा, फेरिक ऑक्साइड एल्यूमिनियम के साथ अगर रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा आयरन विथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। यहाँ पर देखिए फेरिक ऑक्साइड से आयरन बन गया, ऑक्सीजन यहाँ पर लॉस हुआ, तो दिस इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। दिस इज रिडक्शन रिएक्शन। यहाँ पर देखिए एल्यूमिनियम था, लेकिन यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना, तो ऑक्सीजन गेन हुआ, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बात एकदम क्लियर है। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से किसको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। सो देखिए ध्यान से समझिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, ये एक केमिकल है। ये केमिकल है जो हेल्प करता है, हेल्प करेगा इन ऑक्सीडेशन। जो सब्सटेंस ऑक्सीडेशन में हेल्प करेगा दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, ये भी एक केमिकल है जो हेल्प करेगा रिडक्शन में, हेल्प करेगा, हेल्प इन रिडक्शन। ठीक है। दिमाग में एक बात आप ध्यान में रखिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक केमिकल होता है, रिड्यूसिंग एजेंट भी एक केमिकल होता है, लेकिन जो रिडक्शन है, रिडक्शन का मतलब होता है केमिकल रिएक्शन, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है केमिकल रिएक्शन। लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये केमिकल है एंड रिड्यूसिंग एजेंट भी एक केमिकल है। सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस एग्जाम्पल को देखिए, यहाँ पर रिडक्शन कहाँ पे हुआ, यहाँ पे रिडक्शन हुआ, यहाँ पे। तो ये क्या है, एक रिएक्टेंट है। तो इस रिएक्टेंट को हम कहेंगे क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ये रिड्यूस हुआ लेकिन इसने एल्यूमिनियम को ऑक्सीडाइज करने में मदद किया, तो दैट इज व्हाई ये हो जाएगा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जहां पे रिडक्शन हुआ, जिसका रिडक्शन हुआ वो बन जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एंड यहाँ पे ये जो एल्यूमिनियम है, अब एल्यूमिनियम का क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन हुआ है, एल्यूमिनियम का सिंपली ऑक्सीडेशन हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम खुद क्या होगा, ये होगा रिड्यूसिंग एजेंट। ये बात आप दिमाग में रखिए, रिडक्शन जहां पे है, रिडक्शन जिसका हुआ वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, एंड ऑक्सीडेशन जिसका हुआ वो रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा। तो ये बात आप दिमाग में रखेंगे तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है।
उसके बाद हम चलिए आगे बात करेंगे।